तो हम जानेंगे कि अपरा किसे कहते हैं, अपरा का निर्माण कैसे होता है तथा अपरा के कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। यदि हम बात करें अपरा की परिभाषा की, तो यह एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों के विनिमय होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अपरा यानी कि जो प्लेसेंटा है, यह मादा और भ्रूण को एक दूसरे से जोड़े रखता है और इस संरचना के द्वारा ही मादा के रुधिर से पदार्थों का भ्रूण के अंदर विनिमय मतलब आदान प्रदान होता रहता है। चलिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि अपरा यानी कि प्लेसेंटा होती क्या है, यह कैसी संरचना है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपको ये जो ब्लू लाइन से दिख रहा है, यह है मादा का गर्भाशय और ये है बच्चा या फिर हम इसे भ्रूण कह सकते हैं। और नीचे की ओर जो संरचना देख रहे हैं वो है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा और भ्रूण आपस में प्लेसेंटल कॉर्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। और इसी प्लेसेंटा के द्वारा माता के रक्त यानी कि रुधिर से जो भोज्य पदार्थ हैं या अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका विनिमय होता रहता है। तो याद रखिएगा कि भ्रूण के पोषण के साथ साथ इसमें होने वाली जो उत्सर्जन क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं प्लेसेंटा से होकर गुजरती हैं, मतलब प्लेसेंटा के द्वारा ही विनिमय होता है। तो आपको प्लेसेंटा क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा कैसे बनती है, हमको इसके बारे में जानना है। तो ब्लास्टुला अवस्था तक भ्रूण गर्भावस्था से जुड़ा नहीं होता और इस समय तक यह स्वयं के पोषण पर निर्भर रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो भ्रूण होता है ब्लास्टुला अवस्था तक गर्भाशय से जुड़ा नहीं होता और इस समय तक उसका जो पोषण होता है स्वयं होता है। इसके बाद ब्लास्टुला गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित होकर उससे पोषण प्राप्त करता है, यानी कि निषेचन के 7 से 8 दिन पश्चात जो ब्लास्टुला होता है वो मादा के गर्भाशय की दीवारों पर प्रत्यारोपित हो जाता है, यानी कि उससे चिपक जाता है और इसके पश्चात उससे पोषण प्राप्त करना प्रारंभ करता है। इस समय ब्लास्टुला के चारों तरफ एक सतह का विकास हो जाता है। इस सतह को हम कोरियोन या फिर जरायु कहते हैं। जरायु की भीतरी सतह पर भी एक झिल्ली बन जाती है जिसे हम एमनियन कहते हैं, यानी कि जो बाहरी सतह होती है उसे हम बोलते हैं कोरियोन और जो अंदर की सतह होती है उसे हम बोलते हैं एमनियन, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये जो कोरियोन है, तो कोरियोन में असंख्य अंगुली समान रचनाएं बन जाती हैं जिन्हें हम जरायु अंकुर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। इन अंकुरों के द्वारा भ्रूण के कोरियोन का संबंध गर्भाशय की दीवारों से हो जाता है और इन्हीं दीवारों के द्वारा चिपक कर यानी कि इन्हीं दीवारों से मिलकर जो भ्रूण होता है वो क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है। तो जो गर्भाशय की अंतः स्तर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इन पर भी अंकुर बन जाते हैं। ये गर्भाशय तथा भ्रूण के अंकुर या विलाई परस्पर जुड़कर भ्रूण को गर्भाशय की दीवारों से जोड़ देते हैं। इस जोड़ को ही हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मादा के गर्भ में स्थापित होने के बाद ब्लास्टुला के चारों ओर कोरियोन बन जाता है और भीतर की ओर एमनियन होता है। कोरियोन में असंख्य अंगुलीनुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम कोरियोनिक विलाई या फिर जरायु अंकुर कहते हैं और इन्हीं असंख्य कोरियोनिक विलाई से जो भ्रूण है, भ्रूण का संबंध मादा के यानी कि माता के गर्भाशय से होता है। और इधर माता की गर्भाशय में जो दीवारें होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, इससे भी उंगलीनुमा संरचनाएं निकलती हैं जो कि क्रोनियल विलाई से जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। ये अंकुर यानी कि विलाई गर्भाशय की रक्त कोशिकाओं से पोषक पदार्थ ऑक्सीजन विसरण की क्रिया द्वारा लेते हैं। भ्रूण अपने वर्ज्य पदार्थ यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको भी विसरण के द्वारा माँ के रक्त में पहुंचा देता है। तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अपरा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण का पोषण भी होता है और उसी के द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बाहर निकलते रहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये विसरण के द्वारा होती है। यहाँ पर मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ और उसको नोट कर लीजिएगा कि जो एमनियोनिक झिल्ली है इसके भीतर एक द्रव भरा होता है
जिसे हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और इसी एमनियोटिक द्रव में जो भ्रूण होता है यानी कि जो बेबी होता है वो तैरता रहता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो भ्रूण होता है यानी कि जो बेबी होता है मादा के गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरा के कार्य के बारे में यानी कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो यदि हम बात करें प्लेसेंटा के कार्य की तो पहला कार्य है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो हमने जैसा कि पीछे पढ़ा कि प्लेसेंटा के द्वारा ही जो भ्रूण होता है मादा से पोषण पदार्थ लेता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बेबी का पोषण कैसे होगा। तो बेबी के पोषण का कार्य जो होता है जो मादा होती है यानी कि जो माता होती है वो क्या करती है उसको पोषण पहुंचाती है। दूसरा कार्य है श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। तो जो बेबी श्वसन करता है यानी कि जो ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो भी किसके थ्रू विसरित होता है, प्लेसेंटा के थ्रू विसरित होता है। तो इसमें मुख्य भूमिका निभाता है विसरण। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बेबी सांस लेता है, जो ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, वो भी जो विसरित होता है यानी कि जो ट्रांसमिट होता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। अगला है उत्सर्जन। तो बेबी में जो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ मादा के प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर आते हैं। यानी कि जो भ्रूण होता है उसमें जो उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं वो गर्भाशय से प्लेसेंटा के द्वारा ही बाहर आते हैं। अगला है प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो माता होती है माता को गर्भावस्था के दौरान अनेक प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जैसे डिप्टीरिया, टिटनेस, काली खांसी। तो इन सभी रोगों के जो प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं यानी कि इसके जो टीके होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जाते हैं। अगला है रोग जनकों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस। इस पॉइंट का मतलब यह है कि यदि कभी माता रोग से ग्रसित होती है जैसे कि हम सभी जानते हैं HIV, तो ये सभी रोग के जो रोगाणु होते हैं वो क्या होते हैं परिवहित होकर मतलब कि प्लेसेंटा के थ्रू जाते हैं। नेक्स्ट है हार्मोन्स का स्रावण। प्लेसेंटा से कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स या फिर जिसे हम एस्ट्रेडियोल भी कहते हैं इसी के द्वारा ही बच्चे तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से अपरा के कार्य में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रतिरक्षा, रोग जनकों का परिवहन एवं हार्मोन्स का स्रावण शामिल है।